नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम अलर्ट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी से पेट के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन सभी को मैं कराने वाला हूं। ये जो मेरा जो है दोस्तों पहला मॉडल पेपर होगा, यहाँ आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट मॉडल पेपर आपका मतलब इस वीडियो में होने वाला है। सामान्य ज्ञान के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उन सभी को मैं इस वीडियो में कराने वाला हूँ। तो जो भी स्टूडेंट पेट की तैयारी करने वाले हैं या फिर कर रहे हैं, जो जिनको पेट का एग्जाम देना है, अब की बार या पहली बार दे रहे हैं या कई बार दे चुके हो, ऐसा चाहे जितने भी स्टूडेंट हो उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है यह वीडियो। तो दोस्तों अंत तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। मैं दोस्तों इस वीडियो में इसके अंतर्गत जो 15 अक्टूबर 2022 को जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था उसका जो है जितना भी सामान्य ज्ञान का पेपर क्वेश्चंस है उन सभी क्वेश्चनों को मैं कराने वाला हूं। तो वीडियो में अंत तक जरूर मिलेगा, बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। क्योंकि दोस्तों जानते ही आप सभी यूपी ट्रिपल एससी यानी कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो है जितने भी पेपर कराता है उन सभी से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो इसलिए दोस्तों आप सभी से मेरा जो है गुजारिश है कि आप सभी जो है इसको बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। जो भी क्वेश्चन है सिर्फ दोस्तों सामान्य ज्ञान के, जितने भी सामान्य ज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी को मैं डेली प्रैक्टिस के बेस पर कराने वाला हूँ। तो जो मॉडल पेपर फर्स्ट यहाँ देख सकते हैं आप, मॉडल पेपर फर्स्ट के नाम से आ रहा है पहला वाला। उसके बाद दोस्तों जब भी आएगा मॉडल पेपर सेकंड, मॉडल पेपर थर्ड, इस तरीके से आएगा। और दोस्तों जो भी और एक वीडियो आएगा जो कि हिंदी नाम से है दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी में जितने भी हिंदी पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में उन सभी को मैं दोस्तों एक प्रैक्टिस के सेट के रूप में लेकर के आऊँगा। डेली जितने भी मेरे पास जो है कंटेंट रहेंगे प्रीवियस ईयर के उन सभी को मैं डेली कराऊंगा ताकि आप सभी की तैयारी जो है प्रिपरेशन अच्छे ढंग से हो सके। दोस्तों अभी तो फॉर्म फिल हो रहे हैं, लेकिन आप सभी अगर तैयारी पहले से किए रहेंगे तो आपको जो है पेट में अच्छे मार्क्स उठाने का मौका मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में देर ना करते हैं, स्टार्ट करते हैं सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संग्रह। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पाएंगे सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आपसे बता दूं मैं, यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों यहाँ इंग्लिश वर्जन में भी है और उसके बाद यहाँ पर जो है हिंदी वर्जन में भी है। आप चाहे जैसे भी जो भी स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से हैं उसको भी आप समझ पाएंगे। तो इस तरीके से आप देखते हैं सबसे पहला स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन यहाँ पर। अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था। दोस्तों ये सकते 15 अक्टूबर 2022 को जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया है। जो दोस्तों ये जो है यूथ के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूथ है जो एक आता है यूथ का प्रैक्टिस सेट पूरा आता है उसमें से दोस्तों मैं करा रहा हूँ। तो जितने भी मेरे पास हैं दोस्तों उन सभी का पूरा सेट मैं कराने वाला हूँ। डेली कराऊंगा, एक सेट आप सभी को मिलता रहेगा। तो आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप सभी इसको देखेंगे और अच्छे समझेंगे और आप सभी के काम आएगा, जरूर आएगा दोस्तों। क्योंकि जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी के जितने भी सेट में पूरे सेट जितने दिए गए हैं उन सभी सेट का जितना भी इम्पोर्टेंट यानी कि जितना भी प्रैक्टिस ईयर मतलब प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उन्हीं क्वेश्चनों को मैं लेकर के यहाँ पर आने वाला हूँ ताकि आप सभी का जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एकदम रिवाइज होता रहे और इसमें से अगर एक क्वेश्चन आता है तो आप सभी जो है इसमें से सॉल्व कर सके। तो दोस्तों आता जरूर है प्रीवियस ईयर का, तो देख लीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा, कोलकाता। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों है, भारत में अगस्त 2022 में एक भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन जो है कोलकाता में हुआ था। और इसका दोस्तों बहुत ही अच्छा खासियत ये है कि यहाँ पर जो है विस्तार भी दिया रहता है, यहाँ पर समझने में थोड़ा आसानी होगा। वीडियो थोड़ा लंबा भले ही बनेगा दोस्तों लेकिन आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। तो आप देख लीजिए इसका जो हल है ये भी देख लीजिए। अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कोलकाता शहर में किया गया। जून 2023 से यह पूरी तरह से संचालित होगा। ज्ञातव्य है कि भारत की पहली मेट्रो रेल आधारशिला वर्ष 1972 में कोलकाता में ही रखी गई जो वर्ष 1948 में आरंभ हुई। तो इस तरह से दोस्तों आप कुछ न कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आ जाएंगे यहाँ पर। तो इसलिए दोस्तों मेरे विचार में आया कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि अभी क्वेश्चन इसके साथ साथ जो ये फैक्ट मिलेगा आपको, यहाँ जो आंसर भी मैंने बताया इसमें से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आप सभी को मिल जाया करेंगे। तो ये भी आप सभी के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा आप सभी के आने वाले एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कहा गया है निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है। इंपॉर्टेंट दोस्तों ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है। तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, इजराइल। दोस्तों इजराइल के जो देश के वैज्ञानिक हैं ये जो है पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार
तैयार किया है। अब यहाँ पर विस्तार से पूरा देखेंगे, एक बॉक्स में जो दिया हुआ है इसको देखेंगे। इजराइल के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण यानी कि सिंथेटिक एम्ब्रियोज तैयार किया है। यहाँ पर देख सकते हैं मेडिकल साइंस जर्नल में प्रकाशित शोध में टीम ने चूहे के स्टेम सेल से भ्रूण को विकसित किया है। आप देख पाएंगे यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट आपको जरूर देखने को मिलेगा, यही आपका प्लस पॉइंट है दोस्तों। कह रहा है कि इजराइल में जो वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण का तैयार किया है वो देख सकते हैं मेडिकल साइंस जर्नल में प्रकाशित शोध में टीम ने चूहे के स्टेम सेल से भ्रूण को जो है विकसित किया है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पर इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन यानी कि IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन दोस्तों ये यूथ कंपटीशन में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, जितने प्रैक्टिस दिए गए हैं इन सभी जो है प्रीवियस ईयर का जितना भी होगा वो आपके जरूर काम आने वाला है, इसलिए ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। क्योंकि पेट हमेशा दोस्तों होता ही रहेगा, क्योंकि हर साल में देख रहे हैं आप पेट का एग्ज़ाम होता रहता है, तो इस वजह से जितने भी स्टूडेंट पेट में एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। यहाँ देख पाएंगे ऑप्शन दिया है महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात, इसका उत्तर प्रदेश दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, गुजरात। दोस्तों ये जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में कह रहा है, गुजरात राज्य में IIBX यानी कि इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है। तो दोस्तों इसका हम जो है यहाँ पर बॉक्स में देख लेते हैं विस्तार से क्या दिया गया है इसका आंसर और क्यों क्या कारण रहा होगा, इसमें आप जान पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के मुख्यालय भवन में भारत के जो है पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज को लॉन्च किया है। इसकी स्थापना का उद्देश्य जो है भारत में सोने के मूल्य को निर्धारण को मानकीकृत करना है। दोस्तों ये आप सभी देख सकते हैं, पूरा डिटेल दिया गया है, यही जो है आप सभी के लिए प्लस पॉइंट है। यहाँ पर आप इसको भी देखते चलेंगे, आप घबराएंगे नहीं, पूरी तरह से देखते चलिएगा। और जिन भी स्टूडेंट को इंग्लिश की समस्या होगी कि इंग्लिश में चाहिए मुझे, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इंग्लिश वर्जन में भी क्वेश्चन लिखा गया है, इसको भी आप देख करके आसानी से पढ़ पाएंगे। तो मैं हिंदी बेसिकली पढ़ रहा हूँ क्योंकि हिंदी ही मेरा जो है लैंग्वेज है, तो मैं हिंदी से ही कर पाऊंगा, क्योंकि इंग्लिश पढ़ने को पढ़ दूंगा लेकिन आप टाइम ज़्यादा लगेगा दोस्तों, इसलिए आप देख लीजिएगा। तो निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास जो है किया है। इंपॉर्टेंट दोस्तों देख सकते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा जो है सैन्य अभ्यास किया है। तो ये दोस्तों चाइना। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अभी आप यहाँ बॉक्स में देख पाएंगे विस्तार से इसके बारे में। यूएस हाउस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के अगले दिन चीन ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है। ताइवान एक स्वयं शासित द्वीप है और चीन इस पर अपना नियंत्रण चाहता है। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है चाइना ने यहाँ पर ताइवान के आसपास जो है अपना यहाँ जो सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा, चाइना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर लिखा है कि भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में, उसके बाद डैट डैश यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स करना है। 2022 में कहाँ, देखिए कहाँ पर पूछा है, किस नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था, यानी कि उस उपग्रह का नाम क्या है आपको बताना दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा, स्काई लाइट। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में आप लोग का लिखा गया स्काई लाइट, यानी कि आपको इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरना है। भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में स्काई लाइट, दोस्तों यहाँ आपको भरना है स्काई लाइट, यहाँ दोस्तों स्काई लाइट आपको भरना है। स्काई लाइट नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। और विस्तार से इसको जान लेते हैं, इसके ऑप्शन के बारे में क्या चीज़ें थी यहाँ पर देख पाएंगे। ऑप्शन नंबर बी तो आपका राइट आंसर है ही। तो भारतीय सेना ने 25 से 29 जुलाई 2022 में स्काई लाइट नामक एक अखिल भारतीय
उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य जो है किसी विरोधी के हमले की स्थिति में अपने हाईटेक उपग्रह को संचार प्रणालियों की परिचालन तत्परता और मजबूती का परीक्षण करना था दोस्तों। इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर रीजन दिया गया है कि क्या रीजन रहे थे। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो दोस्तों। इस प्रकार से आप देख पाएंगे, भारत के किन 2 शहरों के बीच आकाशा एयर दोस्तों आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, मुंबई टू अहमदाबाद, मुंबई से लेकर के अहमदाबाद तक ये जो है आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर विस्तार से जानते हैं आकाशा के बारे में। आकाशा एयर की पहली उड़ान 7 अगस्त 2022 को मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से अहमदाबाद के लिए किया गया। आकाशा एयर जो है एक भारतीय कम लागत वाली एयरलाइन है और जिसका मुख्यालय जो है मुंबई की महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका इस प्रकार से सी वाला राइट हो जाएगा। दोस्तों आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा। अगर से दोस्तों कोई भी बात अगर से आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों कोई भी अगर आपके मन में रह जाती है तो, क्योंकि दोस्तों मैं विस्तार से आपको बताने वाला हूँ आज दोस्तों, ये जो मेरा पहला वीडियो है आप सभी के समक्ष मेरे चैनल पर, जो कि यूपी SSC अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से है। पेट को मैंने सोचा कि पेट का आप सभी को प्रैक्टिस करा दूं। आप कहीं भी पढ़े रहिए, आप किसी भी चैनल पर पढ़िए, आप अपना बुक पढ़िए, किसी चैनल पढ़िए, आप जो कुछ भी पढ़े रहे हो उसके बाद आप यहाँ आ जाइए मेरे पास। यहाँ पर आपका जो है प्रैक्टिस हो जाएगा, एक बार आपका रिवाइज हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से मेरी पूरी प्लानिंग है कि आप सभी का पूरा मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा पेट का। तो आपसे उम्मीद करता हूं कि आप पूरा वीडियो मेरा जरूर देखेंगे और इसमें आप सभी को प्रैक्टिस होता जाएगा, आप सभी को आसानी हो जाएगी आपके एग्जाम में, आपका टेस्ट भी हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत देख लीजिए बढ़े चलो अभियान के तहत जो है बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं क्या कहा गया, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान चलाया गया था, जो कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा जो है ये शुरू किया गया दोस्तों। यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर संस्कृति मंत्रालय द्वारा चलाया गया था दोस्तों बढ़े चलो अभियान। यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन में कहा गया है बढ़े चलो अभियान जो है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जो है शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अभी स्क्रीन पर आप देखेंगे। अभी दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार जान लेते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव ये क्या है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान संस्कृति मंत्रालय के तहत शुरू किया गया। इस अभियान का उद्देश्य देश के युवाओं से जुड़ना और उनमें देशभक्ति की भावना पैदा करना है दोस्तों। अभी दोस्तों जैसा कि आज जो कि मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, आज समझ लीजिए आज के 1 साल पहले आज़ादी का अमृत महोत्सव रहा था, जो कि आज 14 अगस्त है और 14 अगस्त यानी कि दोस्तों 14 अगस्त के दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आपको जो है कल ये वीडियो देखने को मिल जाएगी और आज ही के दिन जो है पिछले साल में जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया था, जिसमें हर घर तिरंगा फहराने की जो है बात कही गई थी। तो वहाँ पर दोस्तों ये एक चीज़ है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो एक अभियान भी चलाया गया था, जो कि संस्कृति मंत्रालय के द्वारा चलाया गया था। यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, क्या है दोस्तों, यहाँ पर निम्नलिखित में से कहा गया है कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है। इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप सभी ज्योग्राफी पढ़ते होंगे, आप ज्योग्राफी पढ़ते रहिए, सब कुछ करते रहिए, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिस जरूर करिएगा। प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सभी का जो है अच्छे ढंग से प्रिपरेशन होता जाएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का पड़ोसी देश नहीं है, कौन सा नहीं है दोस्तों। आप देख सकते हैं म्यांमार जो है भारत से सटा हुआ है। अभी आप मैप देख लेंगे तो लगेगा आपको, और चाइना अगर जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे वो जान रहे होंगे, चाइना भी सटा ही हुआ है। और मालदीव देख ही रहे भारत के यहाँ पर है, आसपास दिखाई दे रहा है आसपास, लेकिन यूएई दोस्तों बहुत दूर दूर तक कहीं नहीं है, यहाँ पर दूर दिखाई देगा अगर आप मैप में देखेंगे तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे यहाँ पर यूएई आपका आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में यूएई जो है भारत का पड़ोसी देश नहीं है, जबकि म्यांमार, चीन और मालदीव जो है भारत के पड़ोसी देश हैं। भारत के 9 पड़ोसी देश हैं दोस्तों, देख सकते हैं 9 पड़ोसी देशों में से अन्य है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश
बांग्लादेश। दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं। पूरी तरह से आप सभी को यहाँ पर कुछ नए क्वेश्चन भी मिल सकेंगे, क्योंकि दोस्तों यूथ का जो कंपटीशन बुक होता है मैंने देखा बहुत ही सटीक ढंग से बनाया जाता है और उसमें जो है पूरी तरह से डिटेल दिया जाता है। ये सबसे अच्छी बात है इसकी। तो मैं यूथ के जितने भी यूथ में जो यूथ वाले किताब में जो दोस्तों जितने भी प्रैक्टिस से मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर सेट है मेरे पास, उसको तो कराऊंगा ही कराऊंगा। उसके साथ ही जितने प्रैक्टिस सेट दिए हैं इसमें उन सभी को मैं पूरा आपको सॉल्व कराऊंगा। यानी कि पूरा यूथ कंपटीशन की बुक आप सभी को मैं पेट के आते आते पूरा सम कंप्लीट कराऊंगा। लेकिन दोस्तों बात इतनी है, सिर्फ आपका यहाँ पर जीके और हिंदी ही करवा पाऊंगा मैं, क्योंकि दोस्तों यही मेरे लिए सुटेबल है, क्योंकि अब आप सभी के ये जो है आराम से इसको आपसे बता पाऊंगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दोस्तों है, निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ पर देख सकते हैं AI4 भारत, यहाँ देख सकते हैं नीलेकणी, या देख सकते हैं केंद्र की शुरुआत की गई है। यहाँ पर नीलेकणी का केंद्र, यहाँ पर इस नाम से देख पाते हैं नीलेकणी केंद्र की शुरुआत की है। आपको बताना है किस आईआईटी ने ये किया है। आपको बताना, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, IIT कानपुर, IIT हैदराबाद, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास। तो आप सभी के सामने ऑप्शन यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका राइट है, IIT मद्रास। दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। आप भी क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने जो है भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए, इस तरह से जो आप देख पाएंगे यहाँ पर इस प्रकार के जो है नीलेकणी केंद्र का शुरुआत की है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी से राइट हो जाएगा, IIT मद्रास। दोस्तों ध्यान रखिएगा IIT मद्रास, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन यही रिपीट हो सकते हैं, अदरवाइज आप सभी यहाँ व्याख्या देख लेंगे तो इससे भी आपको कुछ नए क्वेश्चन मिल जाएंगे। IIT मद्रास ने सामाजिक प्रभाव पैदा करने के लिए भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी की स्थिति को आगे बढ़ाने के लिए AI4 भारत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर भारत, इसका पूरा नाम है दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर भारत, में नीलेकणी केंद्र की शुरुआत की है। इसका उद्घाटन IIT मद्रास परिसर में IIT सेवाओं के प्रमुख नंदन नीलेकणी द्वारा जो है किया गया है। इसीलिए दोस्तों इस यहाँ पर इसके नाम में जो है नीलेकणी ऐड किया गया है। देख सकते हैं ये जो है लिखा गया AI4 भारत में नीलेकणी केंद्र, इन्हीं के नाम से जो है इसका नाम रखा गया है। यानी कि नंदन, यानी जो IIT सेवाओं के प्रमुख जो है नंदन नीलेकणी जी हैं, इन्हीं के द्वारा ये किया गया है। इस प्रकार से आप देख पाएंगे, पूरा विस्तार से आप इसकी व्याख्या समझ पाए होंगे, IIT मद्रास के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देर ना करते हुए दोस्तों, क्योंकि बहुत देर हो जाएगा तब भी आप सभी को थोड़ा सा बोरियत होगी। तो यहाँ पर देखते हैं किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। दोस्तों इंपॉर्टेंट दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हैं सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये जो मैं पेपर करा रहा हूँ दोस्तों यूपी पेट का जो 15 अक्टूबर 2022 को यानी कि शिफ्ट फर्स्ट में हुआ था, उसका मैं यहाँ पर आपको करा रहा हूँ, एकदम क्लियरली है। उसमें पूछा गया है ये सारे क्वेश्चन जो भी मैं करा रहा हूँ। तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, अमित शाह जी ने किया है। ये जो सम्मेलन आयोजित किया है ये अमित शाह जी ने किया है। विस्तार से जान लेते हैं इनके बारे में, क्या कुछ बातें कही इन्होंने। यहाँ देख सकते हैं 30 जुलाई 2022 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं का तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन के दौरान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में 75,000 किलोग्राम ड्रग्स निपटाने का संकल्प लिया है। इस तरह से दोस्तों ये चीज़ें बनाई गई हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रकार से आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या है दोस्तों। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? इंपॉर्टेंट ऑप्शन दोस्तों आपके क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रकार से देख सकते हैं। अभी तक आपसे ये ना हर घर तिरंगा या हर घर जल ऑप्शन है, यहाँ पर देख सकते हैं पहला है। ये जो है प्रमाणित राज्य कौन सा राज्य बना है? ये जो है गोवा दोस्तों बना है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। इसके बारे में विस्तार से जानते हैं इस बॉक्स के अंदर। यहाँ देख पा रहे होंगे गोवा और दादरा और नागर हवेली और दमन व दीव में क्रमशः पहला हर घर जल यहाँ देख सकते हैं प्रमाणित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। यहाँ पर सभी जो है इस प्रकार से देख पाएंगे, यहाँ पर सभी गांवों के लोग ने अपने गांव को हर घर जल के रूप में घोषित किया है और गोवा के 2.63 लाख घरों में स्वच्छ जल कनेक्शन पहुंचाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रकार से आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी को बातें स्पष्ट
हो रही होंगी सारी बातें, और आप सभी को जो है आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है वीडियो। तो आप देखिएगा। आप अगला क्वेश्चन देखते हैं ना, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता को जो है दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो आप देख सकते हैं 22 मई को जो है मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है 22 मई को मनाया जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये तो जो है अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। कभी कभी होता है कि हम लोग को ध्यान में नहीं रहता, गलत कर देते हैं। तो 22 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा, इसका उद्देश्य देख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जैव विविधता के मुद्दों को संबंधित जो है मुद्दों संबंधित जागरूकता फैलानी है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इस प्रकार से आपका बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? दोस्तों देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का है दोस्तों, ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, माजुली द्वीप। आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन है। तो माजुली द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बन चुका है। आप देखिए यहाँ पर विस्तार से इसके बारे में जान लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पर बॉक्स में दिया गया है। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। माजुली द्वीप कहाँ पर है देखिए, तो यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको मिल गया, कहाँ पर? ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन की विशाल नदी प्रणाली का एक हिस्सा है। यानी कि किस नदी में? ब्रह्मपुत्र नदी में दोस्तों, आप देख पाएंगे। और कहाँ पर दोस्तों? यह असम राज्य में है। इसका क्षेत्रफल 352 यानी कि 136 वर्ग मील यानी कि वर्ग किलोमीटर यानी कि इसका क्षेत्रफल है दोस्तों। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा, माजुली द्वीप। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख पा रहे होंगे नेक्स्ट वाला, निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? इस तरह से दोस्तों आप देख लीजिए, इसमें हंगरी का पूछ रहा है। तो दोस्तों मुद्रा से जितने भी क्वेश्चन है यहाँ से कुछ जरूरी नहीं पूछा जाए, क्योंकि अब की बार मुद्रा का यहाँ देखिए इसमें पूछा है। तो अब की बार जो पिछली बार जो मुद्रा से है इसे हंगरी से पूछा रहा है, तो अगली बार जो आपकी ये पेपर होने वाला हो सकता है कहीं और से पूछ ले। इसलिए जो मुद्राओं के नाम है दोस्तों आप सभी ध्यान से अलग से पढ़ लीजिएगा, ताकि यहाँ से कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर फिलहाल जो प्रैक्टिस में जो पहले प्रीवियस ईयर में पूछा गया था मैं उसको बता रहा हूँ। यहाँ पर निम्नलिखित में से हंगरी का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हंगेरियन फोरिंट। दोस्तों इस प्रकार से ए वाला आपका राइट हो जाएगा। हंगेरियन फोरिंट जो है हंगरी का राष्ट्रीय मुद्रा है। इसको विस्तार से समझते हैं क्या लिखा गया है। हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा हंगेरियन जो हंगेरियन फोरिंट है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। एक चीज आपको मिला दोस्तों, राजधानी। यहाँ पर देख सकते हैं हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, उसको ध्यान रखिएगा। और वहाँ की मुद्रा जो है राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? हंगेरियन फोरिंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद जो है भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। बहुत ही जो दोस्तों पुराना क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन जो है आसान होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है आसान क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है, कहीं आप लोग इसमें न भटक जाएं। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ऐसा कोई रेयर ही होगा जो ये नहीं जानता होगा कि भाषा के आधार पर कौन सा देश जो है कौन सा राज्य बना था पहले। तो आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन ए वाला आंध्र प्रदेश दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आंध्र प्रदेश जो है आप सभी का ये भाषाई आधार पर इसको बनाया गया था, इसका गठन किया गया था। यहाँ पर आप विस्तार से देख लीजिए। अब यहाँ पर दिया गया पोर्टी श्री रामुलु के द्वारा यहाँ पर आमंत्रण किया गया था। पढ़ते हैं दोस्तों, 1953 में आंध्र प्रदेश भारत देख सकते हैं भाषा के आधार पर, यानी कि जो आंध्र प्रदेश जो बना है भाषा के आधार पर, ये कब बना था? 1953 में। पहला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, इस तरीके से पूछ सकता है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना है 1952 में पोट्टी श्री रामुलु। यहाँ देख सकते हैं इनका नाम दोस्तों बहुत ही फेमस है। पोट्टी श्री रामुलु के आमरण अनशन के चलते मृत्यु हो गई थी, और इसके पश्चात हुई हिंसा के कारण सरकार को यहाँ पर 1953 में मद्रास से अलग करके तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश के रूप में एक नया राज्य बनाना पड़ा था। तो इस प्रकार से यहाँ देख सकते हैं आंध्र प्रदेश के रूप में एक नया राज्य बनाया गया था, और वहाँ का जो है भाषाई आधार पे इसको पहले बनाया गया था आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर दोस्तों पहले फिल इन द ब्लैंक्स ही दिया है, आपको भरना है। इसमें ये डेट दिया गया दोस्तों, यहाँ पर कई डेट दिए गए, 4 ऑप्शन में दिए गए हैं, इसमें से एक डेट भरना है। इसको यहाँ पर बताना है कि कब लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु है, यानी कि कितनी डेट नहीं दोस्तों, ईयर है, कितना वर्ष जो है लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु है। तो आपको बताना चाहिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान क्वेश्चन दोस्तों। लोकसभा में जो भी पद धारण करने की जो है न्यूनतम आता है तो 25 वर्ष रखी गई दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा।
जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर कुछ विस्तार से बताएगा, कुछ आपको नया पॉइंट मिल जाएगा। आप यहाँ से देखिएगा। आप दोस्तों एक भी पॉइंट स्किप मत करिएगा प्लीज़ दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है एक भी पॉइंट आप स्किप मत करिएगा और पूरा आप देख लेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी का एक बार फिर से रिवाइज हो जाया करेगा। मैं एक एक प्रैक्टिस सेट डेली एक प्रीवियस ईयर का जो लेकर के आता रहूँगा, आप सभी को बहुत ही अच्छे ढंग से और बहुत आसान भाषा में आप सभी को समझाते हुए चलता रहूँगा। तो आप एक भी शब्द जो स्किप मत करिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखिए यहाँ पर क्या है विस्तार से, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84(2), यहाँ देख सकते हैं 84(2) के अनुसार संसद के निम्न सदन लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं दोस्तों जूम इन कर देता हूँ ताकि स्पष्ट दिखने लगे यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा सा जूम आउट ज़्यादा था तो फट गया था। यहाँ देख सकते हैं क्या कह रहा है, 25 वर्ष निर्धारित है तथा वह भारत का नागरिक होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अन्य योग्यताएं हैं, वह पागल या दिवालिया न हो, वह किसी लाभ के पद पर न हो तथा संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखता हो। राज्यसभा के सदस्य होने के लिए उम्र की सीमा जो है न्यूनतम 30 वर्ष रखी गई है। यानी कि दोस्तों आपका राज्यसभा में दोस्तों क्या है, राज्यसभा में 30 वर्ष रखा गया है और दोस्तों लोकसभा में जो है 25 वर्ष रखा गया है। इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। कई सारे फैक्ट आप सभी को मिल चुके हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला यहाँ आप देख पा रहे होंगे, कह रहा है कि UNFCCC, यहाँ देख सकते हैं UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। आप सभी को इसका अर्थ बताना है दोस्तों। कौन सा आंसर आपका राइट हो जाएगा, यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी वाला दोस्तों राइट हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन नंबर बी आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, UNFCCC, यहाँ पे यूनाइटेड नेशन, पहला देख लीजिए यूनाइटेड, फिर नेशन, फिर फ्रेमवर्क, फिर कन्वेंशन, यहाँ देख सकते हैं कन्वेंशन, C फॉर कन्वेंशन, फिर ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये तीनों का CCC का ऑप्शन नंबर हो गया इसका मतलब। और यहाँ पर U का मतलब यूनाइटेड, N का मतलब नेशंस एंड F का मतलब फ्रेमवर्क, यानी कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि इसका हिंदी क्या होता है यहाँ पर इसको भी देख सकते हैं, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। दोस्तों इसी का ट्रांसफॉर्म रूप दे दिया है, ट्रांसलेशन उसी का दिया है, हिंदी नहीं दिया है। तो इस प्रकार से आप इंग्लिश भी बहुत जरूरी है आप सभी को, इसका फुल फॉर्म दोस्तों ये होगा। ऑप्शन नंबर भी आपका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों यहाँ पर इसके बारे में क्या चीज़ है, ये इसके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। UNFCCC का अर्थ जो है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है। इसे जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन कहा जाता है। देख लीजिए दोस्तों, आप हिंदी में इसको समझना चाहते हैं तो क्या है, इसी जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन कहा जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र की इकाई है जो जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले संकटों के प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया का समर्थन करती है। इसका गठन 1992 में रियो डी जेनेरियो आप देख सकते हैं में जो है हुए सम्मेलन के दौरान, यहाँ पर देख पा रहे होंगे रियो डी जेनेरियो में जो सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन, उसके दौरान जो है किया गया था और यह 1994 में प्रभाव में आया था। UNFCCC का मुख्यालय जो है बॉन जर्मनी के अंदर स्थापित है। दोस्तों इस प्रकार से आप जो है कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख पाएंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को एक्स्ट्रा फैक्ट जो है बहुत ही बेनिफिट साबित होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा हुआ है कि यहाँ पर नौटंकी जो है निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आसान है दोस्तों, बहुत ही लोग जानते होंगे। ये उत्तर प्रदेश का जो है बहुत ही फेमस जो है नृत्य है, यहाँ पर लोक नृत्य है नौटंकी। दोस्तों विस्तार से देखते हैं, थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं कहाँ कहाँ पर और होता है उत्तर प्रदेश के अलावा। नौटंकी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है या उत्तर प्रदेश के में मुख्यतः जो है कहाँ कहाँ पर होता है उत्तर प्रदेश में, हाथरस में, कानपुर में, आगरा में, मथुरा में, झांसी, बाराबंकी जनपदों में प्रचलित है। इस प्रकार से आप कई सारे जनपद दिए गए हैं, यहाँ देख पाएंगे उत्तर प्रदेश के इतने जनपदों में ये जो है ज़्यादा प्रचलित है नौटंकी। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पर देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, आपको बताना है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय दोस्तों आप सभी का स्विट्जरलैंड में देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। स्विट्जरलैंड में जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय अवस्थित है। यहाँ पर उसके अंदर जान लेते हैं ये कब इसका स्थापना हुआ था, इसके बारे में जान लेते हैं और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मिल जाएंगे आपको। आप सभी इसीलिए बोल रहा हूँ आप सभी से कि आप सभी पूरा बिना स्किप किए हुए जरूर देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के तुलसान, यहाँ देख सकते हैं लुसाने में, स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित है। इसकी स्थापना 23 जून 1894 में पेरिस फ्रांस में हुई थी। दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट फैक्ट है दोस्तों, आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट।
अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों यहाँ से। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दोस्तों, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। दोस्तों देख सकते हैं इस तरह से दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन मिलने वाले हैं। हर जगह से क्वेश्चन आप सभी को मिलेंगे। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर में उन सभी के क्वेश्चनों का मैं यहाँ पर व्याख्या कर रहा हूँ दोस्तों। आप सभी आसानी से आपको इसको देखते रहिए और ध्यान में रखते जाइए। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ताम्रपाषाण युग। देख सकते हैं ताम्रपाषाण युग से जो है तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था युग में। आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपका बी वाला ऑप्शन राइट है। इसके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, ताम्रपाषाण युग नवपाषाण युग के बाद शुरू होता है। यह लगभग 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 700 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। इस काल में मनुष्य जो है पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे के औजारों का भी प्रयोग करने लगा था। इस युग के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट दोस्तों ये है कि व्यवसाय इनका क्या था उस समय, कृषि एवं पशुपालन। और भी सारी चीजें पाएंगे आप। औजार के बारे में कुछ नया फैक्ट आपको मिल गया। इसी तरह से दोस्तों आप सभी को नए नए फैक्ट मिलते रहेंगे और क्वेश्चन के साथ दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि क्या निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री का क्वेश्चन जो है दोस्तों आता है जरूर है यहाँ पर पेट में, तो आप इसको भी प्रैक्टिस करते जाइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं राजगीर। दोस्तों सी वाला आपका राइट हो जाएगा। राजगीर में जो दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। थोड़ा सा इसके बारे में ले लेते हैं जानकारी, जो कि बॉक्स में लिखा गया है। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व राजगिरी में हुआ था। यह संगीति मगध सम्राट अजातशत्रु के काल में हुई थी। देख सकते हैं दोस्तों बहुत सारे फैक्ट आपसे मिलने वाले हैं, जो कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में हुआ था और यह संगीति मगध के सम्राट अजातशत्रु के काल में हुई थी और इसकी अध्यक्षता जो है महाकश्यप ने की थी। इंपॉर्टेंट है। द्वितीय बौद्ध संगीति इसी में जान लेते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति में वैशाली में और तृतीय बौद्ध संगीति जो है पाटलिपुत्र में व चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है कुंडल वन में जो है हुई थी। दोस्तों इस तरह से आप जो है चारों जो है यहाँ पर इस प्रकार से जान सके हैं संगीति आयोजन जो हुआ था कहाँ पर हुआ था। इसीलिए दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानना। हो सकता है अगली बार यहाँ पर आपकी बार पिछली बार प्रथम बौद्ध संगीत से पूछा था, हो सकता है अभी आपकी बार दूसरी से पूछ ले, तीसरी से पूछ ले। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना थोड़ा सा ठीक ठाक रहेगा, आप थोड़ा सा नॉलेज आपको मिल जाया करेगा। अगला देखते हैं इसी में थोड़ा कुछ फैक्टर और दिए फैक्ट दिए हैं। यहाँ पर पॉइंट देखिए, द्वितीय बौद्ध संगीति जो है 383 ईसा पूर्व वैशाली में सर्वकामी की अध्यक्षता में काला शोक के शासनकाल में, देख लीजिए किसके शासनकाल में हुआ इसका भी व्याख्या किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र की अध्यक्षता में तथा अशोक के शासनकाल में हुई थी। दोस्तों इंपॉर्टेंट, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान से एक एक पॉइंट देखिएगा, आप इसकी बिल्कुल मत करिएगा, अदरवाइज जो है क्वेश्चन से जो है आप सभी हाथ धो बैठेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाएगा वीडियोस और आप सभी जो है पिछला क्वेश्चन छूट जाएगा। इसीलिए कह रहा हूँ आप आराम से देखिएगा। इसमें तो दोस्तों ऐसा नहीं कि जो भी फैक्टर मिलेंगे मैं उसको आपको व्याख्या करता रहूँगा, ताकि जब सभी दोस्तों आपका पढ़ना यहाँ पर कामयाब हो सके। कुछ चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात करें तो देख लीजिए प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुंडल वन यानी कि जो कि कश्मीर में स्थित है वसुमित्र की अध्यक्षता में कनिष्क के काल में हुई थी। इस प्रकार से आप जान पाएंगे द्वितीय बौद्ध संगीति के बारे में, तृतीय बौद्ध संगीति के बारे में, चौदह संगीत के बारे में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम जो है देवानाम प्रियदर्शी भी था। यहाँ देख सकते हैं, थोड़ा सा नाम पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देवानाम प्रियदर्शी भी था। किसका नाम था दोस्तों आपको बताना है। यहाँ से ये जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर भी आपका राइट हो जाएगा, मौर्य सम्राट अशोक। इनका नाम जो है देवानाम प्रिय जो है प्रियदर्शी भी था। इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये सब क्वेश्चन आपको खोजने पर नहीं मिलेंगे, इसलिए दोस्तों कह रहा हूँ आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा। मैं हिंदी का भी लेकर आऊँगा, जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं हिंदी का भी एक वीडियो सेट बनेगा, जितना भी क्वेश्चन पूछा गया होगा। तो चलिए इसका देखते हैं, आप व्याख्या देखते हैं इसकी क्या है। यहाँ पर मौर्य सम्राट के बारे में बात की गई है। अशोक को उसके अभिलेखों, यहाँ पर देख सकते हैं, अशोक को उसके अभिलेखों में देव नाम प्रिय कहकर संबोधित किया गया है। भाब्रू अभिलेख में उसे प्रियदर्शी कहा गया है। उसके 4 अभिलेखों में उसका नाम अशोक मिलता है। यह अभिलेख जो है मास्की है, गुर्जरा है, नेतूर है और उड़े, यहाँ देख सकते हैं क्या है, उड़ेगोलम। दोस्तों इस प्रकार से इसके
4 अभिलेख यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे। ये अभिलेखों के नाम भी आपको ध्यान में आ जाएगा इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन अगला है ये दोस्तों कि जब आप देख सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था दोस्तों? यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिल जाया करेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका दोस्तों राइट हो जाएगा। यहाँ पर ये मुगल सम्राट का शासन था दोस्तों। ऑप्शन सी आपका राइट है। यहाँ पर कह रहा है जब ईस्ट इंडिया कंपनी इसकी स्थापना हुई थी यहाँ पर भारत में, तब भारत में जो है निम्नलिखित में से किसका शासनकाल था? तो यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्ट लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, मुगल सम्राट का शासन उस समय था दोस्तों। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार जान लेते हैं, मुगल के बारे में क्या चीज़ लिखा हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। इस समय मुगल बादशाह अकबर, यहाँ देख सकते हैं मुगल बादशाह अकबर 1556 से लेकर के 1605 का शासन था और 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक आज्ञापत्र द्वारा इसे 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया था। यानी कि किसने इसको एकाधिकार दिया था? महारानी एलिजाबेथ ने ये अधिकार दिया था, प्रथम जी ने। इस प्रकार से अंग्रेज जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ पर स्थापना करके और अपना जो है व्यापार कर सके थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। भूदान ग्रामदान आंदोलन, भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? इंपॉर्टेंट दोस्तों, सकते हैं विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, इसलिए जो है इंपॉर्टेंट और हो जाता है। तो इसका विस्तार पूर्वक देख लेते हैं, इसके थोड़ा सा कुछ और कंटेंट अगर हमें मिल जाया करे। भूदान आंदोलन संत विनोबा भावे द्वारा 1951 में आप देख सकते हैं आरंभ किया गया था। यह जो है स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। इस आंदोलन के माध्यम से समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा की गई थी। यह आंदोलन वर्तमान के तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली गांव से शुरू किया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर दोस्तों आप सभी को यहाँ पर देखने को मिला होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, दांडी नामक यात्रा। यहाँ देख सकते हैं दांडी नमक यात्रा। दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो कौन है दोस्तों ये आप बता सकते हैं। यहाँ पर कौन थे ये थे कमला देवी चट्टोपाध्याय। इस प्रकार से इन्होंने कहा था कि जो है सिर्फ पुरुषों तक ही ना सीमित रखा जाए, इसको महिलाओं तक भी इसको सम्मिलित किया जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं क्या बातें हैं। अब बॉक्स में जो है विस्तार से जो दिया गया दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इसको जान लीजिएगा, बैग छोड़िएगा मत दोस्तों, इसकी बिल्कुल मत करिएगा। दांडी नमक यात्रा के दौरान कमला देवी चट्टोपाध्याय नामक सामाजिक कार्यकर्त्री ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था। 24 दिवसीय इस मार्च की शुरुआत गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से की थी। 6 अप्रैल को 78 प्रतिनिधियों के साथ गांधी जी ने समुद्र किनारे दांडी गांव जो है पहुंचकर एक मुट्ठी नमक उठाकर नमक कानून तोड़ा था। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर आप सभी को देखने को मिल रहा है दोस्तों। अगर ये आप पढ़ लेते हैं तो मान लीजिए आपका कई सारे क्वेश्चन एक्स्ट्रा तैयार हो जाएंगे, इसीलिए मैं इन सभी को पूरा व्याख्या करते हुए चल रहा हूं। तो चलिए अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर दोस्तों यहाँ देख पा रहे होंगे। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति से हुई है दोस्तों? बेसिकली दोस्तों रूसी क्रांति से हुई है, लेकिन यहाँ पर कई सारे मत हैं, इसलिए ऑप्शन इसमें कुछ ऐसे दिए गए हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है। तो आप आइए यहाँ पर आपको दिखाते हैं। यहाँ आपको देख सकते हैं राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति जो है 1789 में फ्रांसीसी दोस्तों यहाँ देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। इस प्रकार से आप यहाँ देख पाएंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या है फ्रांसीसी, ऑप्शन नंबर 4 वाला दोस्तों यहाँ पर सही होगा, फ्रांसीसी के बारे में है। लेकिन एक बात और है दोस्तों, यहाँ विस्तार से देख लेते हैं। पहले यहाँ पर विभिन्न विद्वानों का मतभेद है, फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी, परंतु इस विषय विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस के साथ साथ विश्व में राजनीतिक और संवैधानिक परिवर्तनों की शुरुआत हो गई। इस क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये 3 नारे थे इसके। इस तरह से जो दोस्तों यहाँ पर ये किया गया है। इस प्रकार से क्या देख सकते हैं, क्या इस क्वेश्चन में क्या आयोग ने क्या कहा था? आयोग ने इस प्रश्न में सभी को समान
अंक प्रदान किए थे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मुझे लगता है कोई दूसरा ऑप्शन सही रख किया रहा होगा आयोग ने, इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो फ्रांसीसी ये ऑप्शन ये जो दिया गया है फ्रांसीसी और रूसी अमेरिकी, शायद इसमें से दोस्तों और कई जो है इसमें से क्रांति इसमें के अंतर्गत आते हैं, इसलिए जो है यहाँ पर आयोग को सभी को नंबर एक्स्ट्रा देना पड़ा था इस क्वेश्चन पे। इसलिए दोस्तों यहाँ पर बेसिकली क्या है कि ये आप इसका आंसर क्या है दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति ये आंसर है। लेकिन दोस्तों और सारे ऑप्शन को आपको कट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से और कई ऑप्शन जो इसमें सम्मिलित हैं, इसीलिए जो है आयोग को भी इसको मानना पड़ा। इस तरह से यहाँ पर आप पूरा विस्तार से जान चुके हैं, तो इसलिए जो ऑप्शन उसका डी वाला राइट है। और इसके साथ साथ दोस्तों क्योंकि इसमें और सारे ऑप्शन राइट है, इसीलिए ऐसा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण मुंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ है। इंपॉर्टेंट दोस्तों देख सकते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाएंगे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहेंगे, लेकिन आप सभी उसको हल्के में लेंगे, उसको पढ़ेंगे नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन आप सभी को जो है क्या करेंगे, मार्क्स कम कर देंगे और आप पेट के थ्रू कोई वैकेंसी नहीं देख पाएंगे। इसीलिए दोस्तों बता रहा हूँ कि आप जो है पूरी प्रैक्टिस करते जाइए आज से दोस्तों, और अभी से आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर पूरी प्रैक्टिस जो है यूपी SSC अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का पेट का जितना भी प्रैक्टिस पेपर रहेगा और प्रैक्टिस से प्रीवियस ईयर जितना भी क्वेश्चन होगा, मैं आप सभी को जीके और हिंदी का मैं कराने वाला हूं। तो आप सभी मेरे YouTube चैनल पर अगर नए हों तो ज़रूर जुड़ जाइए। आप सभी को आज से जो है डेली आप सभी को जो है पूरा प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा। तो अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पर, कह रहा है सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था। तो ऑप्शन डी आपका राइट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 के थ्रू जो है दोस्तों बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था। विस्तार से जान लेते हैं थोड़ा सा इसके बॉक्स में क्या लिखा गया है, सब कुछ पढ़ते हुए चलेंगे दोस्तों, कुछ भी छोड़ना नहीं है। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा बम्बई से सिंध प्रांत का जो है निर्माण 1937 में हुआ था। इस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से पूर्णतः अलग कर दिया गया। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके सामने, प्रसिद्ध युद्ध नारा जो है, युद्ध का नारा चलो दिल्ली, यहाँ देख सकते हैं चलो दिल्ली किसने दिया था। इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अब अगला देखते हैं, यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी एक्स्ट्रा फैक्ट ले लेते हैं। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिया था। उन्होंने 1944 में इस नारे का प्रयोग करके भारतीय राष्ट्रीय सेना को प्रेरित करने के लिए तब किया था जब INA ने बर्मा के खिलाफ अपना सैन्य अभियान शुरू किया था। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके विषय को पता अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर सिर्फ तब भी दोस्तों फिर भी अगर से कोई कुछ डाउट रहता है तो आप सभी कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको जो है पूरा सॉल्यूशन दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है। दोस्तों यहाँ ध्यान से देखिएगा, नहीं पूछ रहा है, कह रहा है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है। 3 इसमें से आर्थिक कारक हैं, बाकी एक जो है आर्थिक कारक नहीं है। तो वो जानते दोस्तों कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, यानी कि पानी की उपलब्धता जो है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है दोस्तों। और शहरीकरण, खनिज और औद्योगिकरण ये जो है क्या है दोस्तों प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक में आता है ये। अब ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन आते हैं, आप और विस्तार जान पाएंगे। डी वाला ऑप्शन राइट है। शहरीकरण, औद्योगिकरण और खनिज जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला जो है आर्थिक कारक है, जबकि पानी जो है पानी की उपलब्धता जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारकों में शामिल नहीं है दोस्तों। इस प्रकार से आपको आपके माइंड में जो है ध्यानपूर्वक अगर देखेंगे अच्छे से कंठस्थ हो पाएगा, क्योंकि एक बार ऑप्शन देखेंगे फिर उसका व्याख्या देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विश्व सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर है दोस्तों, ये पूछा जा रहा है किसके किसके बीच में स्थापित है ये। तो आपको बताना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, नेपाल और तिब्बत के बीच में, यानी नेपाल और तिब्बत के बीच में जो है ये स्थित है। और सबसे ऊंची चोटी जो इसकी है यहाँ पर देख पाएंगे, सबसे ऊंची चोटी क्या है यहाँ पर, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। यह महान हिमालय में स्थित है।
इसका मतलब दोस्तों आप सभी को पूरा यहाँ पर पता चल गया कि यहाँ जो है एवरेस्ट के बारे में जो है पूरा कहाँ पर स्थापित है और इसकी ऊंचाई कितनी है और एक कहाँ पर यानी कि जो हिमालय पर्वत है उसमें किस पार्ट में ये स्थित है, आप सभी को यहाँ पर संभवतः नॉलेज मिल चुका है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन में निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी, याद देख सकते हैं, अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा एनवायरमेंट से पूछ लिया है। निम्नलिखित में से भारत के अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है, कि अक्टूबर में जो गर्मी होता है उसका मुख्य कारण क्या है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। इसमें क्या है? उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान, यानी कि उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। वहाँ पर दोस्तों क्या है? हाई टेम्परेचर एसोसिएटेड विद हाई ह्यूमिडिटी है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। इसी कारण से जो है यहाँ पर गर्मी अक्टूबर में ज़्यादा होती है। भारत में अक्टूबर की गर्मी, इसको विस्तार से जानते हैं। अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान है। अक्टूबर माह में दिन गर्म, रातें ठंडी होती हैं दोस्तों। इसी वजह से बेसिकली यही है, अक्टूबर माह में दिन में गर्म होता है, रातें ठंडी होती हैं। इस समय अवधि में तापमान और आर्द्रता में वृद्धि होती है दोस्तों। इसी वजह से जो है इसको क्या कहा जाए? अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण यही माना जाता है। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है क्या दोस्तों? यहाँ पर लिखा है भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय, यानी कि जीएमटी से कितना आगे है दोस्तों? बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछ लिया है यहाँ पर ज्योग्राफी का। 5.5 घंटा आगे, आप सभी को पता है 5.5 घंटा। ऑप्शन नंबर से आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर वही चीज़ें लिखी गई हैं और थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट जान पाएंगे। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है। भारत की मानक रेखा 82.5 डिग्री पूर्व है ना दोस्तों, ईस्ट की तरफ पूर्व होने के चलते भारत का मानक समय ग्रीनविच जो है 5.5 घंटा आगे होता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? आपको बताना है दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ये जो है ऑप्शन नंबर भी जो है रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी, उच्च उपज देने वाली किस्म के बीज और सिंचाई दोस्तों, इरिगेशन, ये तीनों दोस्तों क्या है? यहाँ पर हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा है दोस्तों। ये तीनों ऑप्शन इसका मतलब राइट है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। थोड़ा सा विस्तार जान लेते हैं। यहाँ पर भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है। भारत में हरित क्रांति 1966 से 67 में शुरू की गई थी। हरित क्रांति के अंतर्गत सिंचाई, उच्च किस्म के बीज, रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी को शामिल किया था। अतः जो है उपयुक्त यहाँ पर विकल्पों में डी वाला सही होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख पा रहे होंगे नेक्स्ट वाला, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत ही घिसा पिटा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। अगर जिसको नहीं आ रहा है और उनके लिए, जो नए स्टूडेंट, उनके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है दोस्तों। क्यों कहा जाता है? शायद यहाँ पर आपको विस्तार से देखने को मिल जाएगा। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि बरसात के दिनों में ये उत्तरी बिहार में भीषण तबाही के कारण बनती है और कोसी नदी तिब्बत से निकलती है और नेपाल होते हुए भारत में प्रवेश करती है। इस प्रकार से आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मिल जाने वाले हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट वाला क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी दोस्तों? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं की अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? ये आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा ये दिया गया था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। इस प्रकार से अगला देखते हैं। इसी में जो है दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार जान लेते हैं। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद जो है के द्वारा दी जाती थी। एनडीसी की स्थापना 6 अगस्त 1952 में की गई थी। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसका कार्य देश की पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करना था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दोस्तों आप सभी को मिल गए होंगे, आशा करता हूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां
यानी कि आपको बताना है किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां कौन सी हैं, द्वितीय क्षेत्र से संबंधित हैं या प्राथमिक या तृतीय या सूचना प्रौद्योगिकी। आपको बताना है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, प्राथमिक दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होती हैं। अगला यहाँ पर विस्तार देख लेते हैं थोड़ा सा किस प्रकार से है। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होती हैं। इसके अंतर्गत कृषि, वानिकी, खनन आदि जो है शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट वाला, निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है दोस्तों, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है। ये देख लीजिए HSBC ये भी है दोस्तों वाणिज्यिक बैंक, भारतीय स्टेट बैंक तो है ही, ICICI बैंक भी है, लेकिन CDB जो बैंक है दोस्तों अभी ये एक वाणिज्यिक बैंक के रूप में नहीं है दोस्तों। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। कह रहा है CDB के बारे में, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक वाणिज्यिक बैंक नहीं है, यह भारत की स्वतंत्र वित्तीय संस्था है। इसका उद्देश्य देश में सूक्ष्म और लघु उद्योगों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है तथा लघु उद्योगों के साथ जो है मध्यम उद्योगों का स्थापना करना है। जबकि HSBC, भारतीय स्टेट बैंक, ICICI और बैंक जो वाणिज्यिक बैंक, इस तरह से आपके यहाँ पर ऑप्शन राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत जो है एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का देख सकते हैं, बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। वैधानिक निगम दोस्तों, वैधानिक निगम के द्वारा जो है तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर भी आपका राइट हो जाएगा। और विस्तार से देख लेते हैं इसके बारे में। वैधानिक निगम सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है। वैधानिक निगमों ने के पास जो है वित्तीय स्वायत्तता होती है और वे उस विधायिका के प्रति जवाबदेह होते हैं जिसके तहत उन्हें स्थापित किया गया है। इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा पूरी तरह से। यहाँ पर मैंने ये वाला पढ़ा था, इस बॉक्स वाला, इस बॉक्स के अंदर बहुत सारी बातें बताई जाती हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट मिल जाता है, इसीलिए जो है दोस्तों इसको पढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। आपको बताना है कौन शामिल नहीं है। ये जो है राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। भारत की संघ कार्यकारिणी में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रमुख नेता है, जैसे प्रमुख होता है दोस्तों। यहाँ पर प्रधानमंत्री जो होता है मंत्री परिषद का प्रमुख होता है, जबकि मुख्यमंत्री इसमें शामिल नहीं है। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यकारिणी में शामिल होता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राष्ट्रपति होता है दोस्तों। इस प्रकार से आपको कुछ फैक्ट आपको देखने को मिल गया। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट पाएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का और गठन के बारे में है दोस्तों। आपको बताना है दोस्तों आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। अनुच्छेद 124 दोस्तों आपका राइट हो जाएगा। इस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के बारे में आप देख पा रहे हैं, अनुच्छेद 124 आपका राइट हो जाएगा। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इसका विस्तार देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और जो है पठन के बारे में वर्णन है और भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। जो है वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या जो है यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश सहित 34 है और 50वें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जी हैं दोस्तों। ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है कि 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे चुना गया, आपको बताना पड़ेगा DY चंद्रचूड़ जी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, डैश दिया गया है, खालिस्तान के पास मौलिक अधिकार को लागू करने का शक्ति हो दोस्तों। किसके पास आपको बताना है, या आपको बताना दोस्तों किसके पास। ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास आपको ये जो है इस तरीके से यहाँ पर मौलिक अधिकार को लागू करने का शक्ति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर इसका थोड़ा विस्तार भी जाकर देख लेते हैं। विस्तार क्या है, सर्वोच्च न्यायालय और इस प्रकार से देख पाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति होती है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति प्राप्त है। इस तरह से आप व्याख्या देख सकते हैं कि व्याख्या में क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस
मंत्रालय के अधीन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा गुड क्वेश्चन लगा दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, गृह मंत्रालय दोस्तों। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से कहाँ पर दोस्तों? आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको मिलेगा, गृह मंत्रालय जो है के अधीन रखा गया है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त विधिक संस्था है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी और यह आयोग देश में मानवाधिकारों का प्रहरी है। यह आयोग केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है। वर्तमान में इसमें जो है अध्यक्ष के रूप में जो है अरुण कुमार मिश्र जी हैं। ऑप्शन नंबर आपका इस प्रकार से ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहा है? यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। कह रहा है कि कौन सा जो है केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय में स्थापित करने का अधिकार है। आपको जो ऑप्शन नंबर बी संसद दोस्तों आपका राइट हो जाएगा। बी वाला दोस्तों पार्लियामेंट दोस्तों आप सभी का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इसका थोड़ा व्याख्या भी दिया गया है। ये दिया गया है कि किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार संसद के पास होता है। वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या जो है 25 है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है आपको बताना है। आपका जो नायलॉन है दोस्तों ये वनस्पति रेशा नहीं है। नायलॉन वनस्पति रेशा नहीं है, जबकि जूट, कॉटन, फ्लैक्स वनस्पति रेशे हैं। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं क्योंकि पादपों की कोशिका भित्तियां मुख्यतः सेलुलोज नामक कार्बोहाइड्रेट की बनी होती हैं दोस्तों। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? आपको बताना है किस पर निर्भर करता है। आपको बता देना है कि जो है डिस्टेंस फ्रॉम जो अर्थ है दोस्तों, ये इट्स टेम्परेचर उसके तापमान है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। टेम्परेचर उसके तापमान पर किस पर जो है निर्भर करता है। तो आफ्टर क्या कौन सा क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, उसके तापमान है ना, उसके तापमान पर जो है निर्भर करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब इसका थोड़ा व्याख्या भी देख लेते हैं। तारों का रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है। तारे का गर्म ज्वलन गैसों से बने होते हैं। ये जो है अपने स्वयं के प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। छोटे तारे ठंडे होते हैं जिनका तापमान 3000 से कम होता है। और जो है लाल रंग के जो दिखाई देते हैं इसका दोस्तों देख पाएंगे आप अधिक गर्म होता है। गर्म जो है तारे जो है नीले रंग के दिखाई पड़ते हैं दोस्तों। इस तरीके से आप जान पाएंगे यहाँ पर सबसे गर्म क्या होगा, अधिक गर्म तारे कौन है, नीले रंग के दिखाई पड़ते हैं। आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाता है दोस्तों, इसीलिए इसको बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो बदलता रहता है लेकिन आप यहाँ पर देख लीजिए इसको। कह रहा है ऑप्शन नंबर भी आपका राइट होगा, ग्रीन हाउस दोस्तों, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है जिम्मेदार है, आपको बताना है दोस्तों। ये जो है ग्रीन हाउस गैस के बारे में और इसका विस्तार जान लेते हैं। ग्रीन हाउस गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती है। ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जल वाष्प, ओजोन आदि गैस आती है। इस तरह से बहुत सारी गैसें हैं। आप सभी को इसको यहाँ पर देख ले सकते हैं। आपका जो है डाउट क्लियर हो गया होगा किस तरीके से यहाँ पर आप सभी ऑप्शन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। निमोनिया मानव शरीर के जो है निम्नलिखित में से किस अंग को जो है प्रभावित करता है? तो आप सभी को पता है दोस्तों, ये जो निमोनिया होता है ये फेफड़ों को जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला रोग है दोस्तों। अगला यहाँ पर कुछ थोड़ा सा इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। और ये दोस्तों इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह था दोस्तों अभी तक। इसके बारे में पहले जान लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर कह रहा है कि निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? आपको बहुत ही आसान है, फेफड़ों को करता है दोस्तों। इसके पहले वाले ऑप्शन पढ़ा सभी ने अभी। ये फेफड़ों को जो है प्रभावित करता है, जो कि निमोनिया। आप विस्तार से इसके बारे में जान लेते हैं। निमोनिया मानव शरीर के फेफड़ों को प्रभावित करता है। इससे फेफड़ों में सूजन की स्थिति बन जाती है। निमोनिया मुख्यतः बैक्टीरिया के संक्रमण से होता है, लेकिन यह वायरस और पैराफाइट के कारण भी हो सकता है। और 19वीं शताब्दी में दोस्तों यहाँ देख सकते हैं विलियम ओस्लर ने निमोनिया को मौत बांटने वाले पुरुषों का मुखिया कहा है।
देख सकते हैं कुछ यहाँ पर जो है कुछ नोमेनक्लेचर भी दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि आने वाले एग्ज़ाम में जो पेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट रोल अदा करे आप सभी के लिए, और आप सभी के जो एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन अच्छे होने के चांस बने। दोस्तों मिलते हैं किसी ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।